हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया था, जिसमें मैंने आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने उसको अपनी अपनी एनसीईआरटी में से अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पिछले सालों में भी पूछे गए हैं और काफी चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे। और हमारा जो इस बार का टॉपिक है वो है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है बेटा, हम लोग एक एक करके वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज दोनों की बात करेंगे। ठीक है, हर वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, हर कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे और फिर दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन भी निकालेंगे। ठीक है बेटा, उस पे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं स्पायरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। ठीक है बेटा, लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पायरोमीटर। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक पे। कंफ्यूज कर सकता है, कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है ये टॉपिक, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आज हम लोग जब इसको पढ़ लेंगे इसके बाद आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले जो वॉल्यूम हम लोगों को पढ़ना है वो है टाइडल वॉल्यूम। क्या है बेटा? टाइडल वॉल्यूम। इसको हम लोग लिखते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, आप अभी नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, ठीक है, आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपका ब्रीदिंग रेट एकदम नॉर्मल है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग पे पर ब्रेथ आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो पर ब्रेथ? आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे पर ब्रेथ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एट नॉर्मल ब्रीदिंग पर ब्रेथ। ठीक है, कैसे इसको याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ एयर पर ब्रेथ कहां पे? नॉर्मल ब्रीदिंग पे, एट नॉर्मल ब्रीदिंग पे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हो वो क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्या है बेटा? वो टाइडल वॉल्यूम है। अब समझना, वॉल्यूम ऑफ एयर इन एक्सहेल्ड पर ब्रेथ भी टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एक टाइम पे एक ही वर्ड यूज करोगे, या तो आप कहोगे इनहेल्ड या आप कहोगे एक्सहेल्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग। वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग। एक टाइम पे एक ही चीज की बात करोगे, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम करते हो, या तो आप इनहेल करते हो या आप एक्सहेल करते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग इज टाइडल वॉल्यूम। हर सांस में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो वो भी टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, और हर सांस में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करते हो वो भी टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। समझ आया बेटा? दोनों ही क्या है? टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही चीज की बात करोगे। अगर आप इनहेलेशन की बात कर रहे हो
अगर आप इनहेलेशन की बात कर रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग, वो टाइडल वॉल्यूम होता है। और अगर आप एक्सेलेशन की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड पर ब्रेथ एट नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको भी आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 350 टू 500 ml। इतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल भी कर सकते हो पर ब्रेथ, और इतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सहेल भी कर सकते हो पर ब्रेथ। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कहते हैं IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसे कहते हैं IRV। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। रिजर्व वर्ड का मतलब आपको यहां पे पकड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने फुटबॉल का गेम देखा होगा, बास्केटबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल, जितने भी टीम गेम्स होते हैं, क्रिकेट होता है, जितने भी टीम गेम्स होते हैं उसमें रिजर्व प्लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व प्लेयर्स होते हैं। रिजर्व प्लेयर का मतलब क्या होता है कि अभी उनकी जरूरत नहीं है, उन प्लेयर्स को फील्ड पे उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उन प्लेयर्स को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक ऐसे ही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसको समझना। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे एक बीकर है जो 5 लीटर कैपेसिटी का है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। लेकिन मैं यूज अभी कितना कर रहा हूं? मैं यूज कितना कर रहा हूं? मैं 3 लीटर यूज कर रहा हूं। 3 लीटर यूज कर रहा हूं। तो ये जो ऊपर आपके पास 2 लीटर है, ये रिजर्व वॉल्यूम है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, पर जरूरत पड़ने पे इस 2 लीटर वॉल्यूम को भी यूज किया जा सकता है। 2 लीटर वॉल्यूम को भी यूज किया जा सकता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये लंग्स का वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीदिंग पे आप यूज नहीं कर रहे हो, बट जब आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करने लगते हो, तब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप यूज कर सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आती है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम ड्यू टू फोर्सफुल इनहेलेशन, ड्यू टू फोर्सफुल इनहेलेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम ड्यू टू फोर्सफुल इनहेलेशन। इतना तो आप इनहेल कर ही रहे हो, ताकत लगा के इतना और इनहेल कर सकते हो। इतना तो आप इनहेल कर ही रहे हो, ताकत लगा के इतना और इनहेल कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 2500 टू 3000 ml। 2500 टू 3000 ml कहने का मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, बट जरूरत पड़ने पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यूज किया जा सकता है फोर्सफुली इनहेल करके। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यूज किया जा सकता है फोर्सफुली इनहेल करके। ओके बेटा, तो ये हुई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन। अब जिस तरीके से आप फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, उसी तरीके से आप फोर्सफुली एक्सहेल भी कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम ड्यू टू फोर्सफुल एक्सहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम ड्यू टू फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इतना तो आप एक्सहेल कर ही रहे हो पर ब्रेथ,
लेकिन ताकत लगाओ तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर और एक्सहेल कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। ये दोनों आप एक्सहेल कर सकते हो। अब यहां से हम लोग कैपेसिटी पे आते हैं, यहां से हम लोग कैपेसिटी पे आते हैं। सबसे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम लोग कहते हैं आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इतना इनहेल नॉर्मली कर रहे हो, इतना और इनहेल कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीवी प्लस आईआरवी। क्या होगा, टीवी प्लस आईआरवी। बेटा समझ में आ रहा है, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। इतना आप इनहेल कर रहे हो, इतना और इनहेल कर सकते हो। देन इसी लॉजिक से नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसी लॉजिक से नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम लोग कहते हैं ईसी, और ये हो जाएगा टीवी प्लस ईआरवी। क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी। मतलब इतना तो आप एक्सहेल कर रहे हो, ताकत लगा के इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आप और एक्सहेल कर सकते हो। बेटा बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल कितनी एयर आप एक्सहेल कर सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम तो आप एक्सहेल कर ही रहे हो, उसके ऊपर आप ताकत लगा के, उसके ऊपर आप ताकत लगा के और क्या कर सकते हो, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर और एक्सहेल कर सकते हो। तो ये आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल कितनी एयर आप इनहेल कर सकते हो। तो इतना तो इनहेल कर ही रहे हो, ताकत लगा के इतना और इनहेल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया बेटा। चलो अब आते हैं फोर्थ वॉल्यूम पे। जो फोर्थ वॉल्यूम है वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम लोग कहते हैं आरवी, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर मेनी फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर मेनी फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। आप जितनी मर्जी ताकत लगा के एयर को एक्सहेल कर लो, ये वॉल्यूम लंग्स के बाहर कभी नहीं जाएगा, ये वॉल्यूम लंग्स के बाहर कभी नहीं जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, ठीक है बेटा। 1100 से 1200 ml इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, समझ में आया। ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स से कभी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। क्या है ये, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं एफआरसी, इसको कहते हैं एफआरसी। ये क्या होता है, अब देखो रेजिडुअल वर्ड आ गया मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, यहां पे रेजिडुअल वर्ड आ गया मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। अब रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कितनी एयर लंग्स में रह सकती है, एक्सहेलेशन के बाद भी कितनी एयर लंग्स में रह सकती है। तो अब इस चीज को समझना कि ये जो ईआरवी है, ये जो ईआरवी है, ये लंग्स से केवल तभी बाहर जाएगा, लंग्स से केवल तभी बाहर जाएगा जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके देखो, फोर्सफुल इनहेलेशन करो, अब नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जब आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया तो आपने एक्सहेलेशन कैसा किया, नॉर्मल किया, फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं किया। और जब तक आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करोगे तब तक ईआरवी लंग्स के बाहर नहीं जाएगा। जब तक आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करोगे तब तक क्या है, ईआरवी लंग्स के बाहर नहीं जाएगा, तो ये लंग्स में ही रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ईआरवी प्लस आरवी। क्या हो जाएगा, ईआरवी प्लस आरवी। समझ में आया बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये तो लंग्स में रह ही रहा है,
ये तो लंग्स में रह ही रहा है, ठीक है। यहां पे हम बता रहे हैं कितनी एयर लंग्स में रह सकती है, एक्सेलेशन के बाद कितनी एयर लंग्स में रह सकती है, इस कैपेसिटी में हम वो बता रहे हैं। तो आरवी तो रहेगा ही रहेगा, आरवी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन ये भी रहेगा अगर आप फोर्सफुल इनहेलेशन को फोर्सफुल एक्सेलेशन से फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय नॉर्मल एक्सेलेशन, उस केस में ईआरवी लंग्स में ही रह जाएगा, लंग्स के बाहर नहीं जाएगा। समझ आ गया बेटा। चलो अब आते हैं हम लोग अगली कैपेसिटी पे, और इसको हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वाइटल कैपेसिटी, वीसी। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन। यहां पे आप फोर्सफुल एक्सेलेशन नहीं कर रहे थे फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद, यहां पे आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करोगे फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। सो फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, ठीक है। फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, तो ये हो जाएगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। क्लियर हुआ? आप क्या कर रहे हो? वाइटल कैपेसिटी में फोर्सफुल एक्सेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन दोनों कर रहे हो। आप चाहो तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्सफुल एक्सेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, ठीक है बेटा। चलो, और लास्ट कैपेसिटी होती है, लास्ट कैपेसिटी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। और ये क्या होती है? इसमें सारे वॉल्यूम्स को जोड़ दो, सारे वॉल्यूम्स को जोड़ दो। ये होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आया? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो आपका स्पायरोमीटर होता है ना, स्पायरोमीटर समझना, स्पायरोमीटर में एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, एक लंबी सी ट्यूब उसमें से निकलती है, और ट्यूब में एक माउथ पीस होता है। तो आप उस माउथ पीस से ही इनहेल करते हो और माउथ पीस में ही एक्सहेल करते हो, माउथ पीस से ही इनहेल करते हो और माउथ पीस में ही एक्सहेल करते हो। अब रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के बाहर नहीं जा रहा, ना तो वो इनहेलेशन में काम आ रहा है, ना ही वो एक्सहेलेशन में काम आ रहा है। तो स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा। तो जिस भी कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, आप उसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। जिस भी कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, आप उसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो। समझ में आया बेटा? समझ आया? कोई दिक्कत? चलो, क्लियर हुआ? यह आपका लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज वाला फंडा है, ठीक है। लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज क्लियर हुआ बेटा? तो रेजिडुअल वॉल्यूम किस किस में आ रहा है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, अब आप वीसी को कैसे लिख सकते हो? टीवी प्लस आईआरवी क्या होता है? आईसी। टीवी प्लस आईआरवी होता है आईसी। तो आप इसको लिख सकते हो आईसी प्लस ईआरवी, लिख सकते हो या नहीं? आईसी प्लस ईआरवी, वाइटल कैपेसिटी को आईसी प्लस ईआरवी लिख सकते हो, है ना। ठीक उसी तरीके से टीवी प्लस ईआरवी कितना होता है? ईसी।
टीवी प्लस ईआरवी कितना होता है? ईसी। तो आप वाइटल कैपेसिटी को ईसी प्लस आईआरवी भी लिख सकते हो, ईसी प्लस आईआरवी भी लिख सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये आपका लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज है। ध्यान रखना, अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना। किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो मुझसे जरूर पूछना। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। चलो, ये लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज की तरफ। उसके पहले एक सिंपल सा लाइन डायग्राम बना के हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को समझेंगे। सिंपल सा लाइन डायग्राम बना के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में समझेंगे। ओके बेटा। अब ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ह्यूमन हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड। तो ये आप यहां पे लाइन डायग्राम से ह्यूमन हार्ट को 4 चेम्बर्ड बता दो। ह्यूमन हार्ट को आप लाइन डायग्राम से 4 चेम्बर्ड बता दो। ठीक है, यहां पे आप बता दो टिश्यूज और यहां पे आप बता दो लंग्स। ठीक है, यहां पे आप बता दो लंग्स। अब इस साइड हम लोग बताएंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस साइड हम लोग बताएंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। टिश्यूज क्या करते हैं? टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो वहां पे CO2 ज्यादा रहता है, तो यहां से बड़ी वेन्स उठेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाएगी? वो जाएगी राइट एट्रियम तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट एट्रियम तक। वहां से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में। यहां पे होता है सुपीरियर थोड़ा लाइट चल रहा है, इसको डार्क कर देते हैं, है ना, लाइट चल रहा है ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे रहेगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में जाने के बाद ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेट होगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लेके आएगा इसको? पल्मोनरी वेन। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। और वहां से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से जो अयोर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक ले जाएगी। तो यहां पे लंग्स में आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और साथ ही साथ लंग्स के अलावा आपके पास टिश्यूज में भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब अयोर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है उसमें से ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देगी, और टिश्यूज ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। टिश्यूज ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। उससे क्या होगा? उसके बाद जो आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है वो टिश्यूज से क्या होगा? वो टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलेगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाएगी? राइट एट्रियम तक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां जाएगी? राइट एट्रियम तक। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स में। और लंग्स ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दे देंगे, और ब्लड से CO2 ले लेंगे। ऑक्सीजन ब्लड को दे देंगे और ब्लड से CO2 ले लेंगे। मैं सिंपली क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। टिश्यूज में CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? दिख रहा है ना, यहां पे ये बोल सकता हूं।
ऑक्सीजन और CO2 के बारे में, ठीक है बेटा। तो अब इसी चीज को हमको पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, इसी चीज को पढ़ना है। उसके पहले अब मैं बात करूं कि किस प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज सिंपल डिफ्यूजन। प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ब्लड और लंग्स के बीच में भी डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होगा। सो द प्रोसेस बाय विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड इन लंग्स एंड टिश्यूज इज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। क्या होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन, ओके। अब यह डिफ्यूजन पॉसिबल क्यों हो पाता है, डिफ्यूजन पॉसिबल क्यों हो पाता है, इस पे आते हैं और इसकी हम लोग बात करते हैं कि डिफ्यूजन पॉसिबल क्यों हो पाता है, ठीक है ना। एक टर्म हम यहां पे अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या होता है ये? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर, ठीक है। इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उस मिक्सचर का अपना एक प्रेशर है जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो, है या नहीं? एक अपना मिक्सचर का प्रेशर है जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो। अब उसमें से अगर आप बात करो कि नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा उस मिक्सचर में, तो वो कहलाएगा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। अगर आप बात करो कि एयर जो मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो उसको डिनोट करते हैं PO2 से, और CO2 की बात करूं तो उसको डिनोट करते हैं PCO2 से। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसको डिनोट करते हैं PO2 से, और अगर मैं CO2 की बात करूं तो उसको डिनोट करते हैं PCO2 से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग जगह पे बॉडी में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, है ना, अलग अलग कितनी वैल्यू होगी। तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे जो गैस है, कौन सी गैस की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर हम लोग उसकी बात करेंगे पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक एयर, पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक एयर। फिर हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर जो होता है एल्वियोलाई में, पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद कहां बात करेंगे? इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर हम लोग बात करेंगे टिश्यूज में, और जितना पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में रहेगा उतना ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा। तो यहां पे एक ही टेबल दोनों का आपको बता देगा, टिश्यूज एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारा टेबल तैयार हो गया, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ये हमारा यहां पे टेबल तैयार हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ऑक्सीजन और CO2। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg। कितना? 159 mmHg। एल्वियोलाई में पहुंचते पहुंचते 104 mmHg हो जाता है, ठीक है। एल्वियोलाई में 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg, 95, और यहां पे हो जाता है 40, यहां पे हो जाता है 40। अगर मैं PCO2 की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 mmHg होता है, ठीक है। एल्वियोलाई में कितना होगा? एल्वियोलाई में होता है 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 mmHg,
टिश्यूज या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाता है 45 mmHg। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर वाला टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। ये वैल्यूज कैसे चेंज होती है, कब कब चेंज होती है, क्या कारण है इन वैल्यूज के कम होने का या ज्यादा होने का, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी से और किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। चलो टेक केयर, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।